जिन्होंने लाल किले पे कार्यक्रम किया वो किसान नहीं है। क्या हुआ अभी लाल किले पे वो झंडे पे वो अब बंदरों की तरह लोग उड़ रहे हैं। मेरी नाकामी है। मैं सबसे पहले अपने को कहता हूँ कि मैं क्यों नहीं बंदूक लेके गया उसको उड़ा दिया। हम अरुणाचल प्रदेश को अगर अपना कहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में वो घर कैसे आए? ये हमारी इंटेलिजेंस की कमजोरी है। अगर ये सच है कि घर बन गए हैं तो फिर गलती हमारी है। चाइना आपका मेन एनिमी है, आप माने या ना माने। पाकिस्तान आपसे 5 गुना छोटा है, उसने भी आपके सांस फैलाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव। देश में एक चाइना जो कब्जा कर रहा है, ये जो है सुगबुगाहट बहुत ज़्यादा है और कांग्रेस की तरफ से बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि चाइना जो भारत की भूमि पर वो नज़र गड़ाए हुए है और अरुणाचल प्रदेश में उसने पक्के मकान बना लिए हैं। और गलवान का मुद्दा आपको पता ही है, लद्दाख की घाटियों में वो जो है लगातार कब्जा करता रहा है। बात तो पाकिस्तान को लेकर भी होगी, क्योंकि हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं और क्या अपनी राय रखते हैं। क्योंकि जो है ये सवाल लगातार बने हुए हैं कि क्या देश जानना चाहता है कि क्या चीन सच में भारत की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। तो सर, आप क्या कहेंगे कि लगातार ये कहा जा रहा है कि चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में जो है 101 मकान पक्के मकान बना चुके हैं। देखिए, ऐसा है, जब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना देश मानता है। क्यों? चाइना तिब्बत को फिर उसने कब्जा किया हुआ है। कब्जा का मतलब है तिब्बत को अपना बनाया हुआ है। भारत ने उसको हामी भरी हुई है कि तिब्बत आपका हिस्सा है। भारत ने उसकी मदद करी थी। और जब वो चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तो साउथ तिब्बत है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो उसके पास आ जाता है और कहता है मैं मैकमोहन लाइन को बात मानता ही नहीं हूँ। तो ना मैकमोहन लाइन को चाइना मानता नहीं है और हमने चाइना को कहा हुआ है कि तिब्बत तुम्हारा है। चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है, तो वो बात ऑटोमेटिकली चाइना का जो इस समय जो मॉरल स्टैंडिंग है वो वैसी बन जाती है। अब बात आई, चाइना ने हम अरुणाचल प्रदेश को अगर अपना कहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में वो घर कैसे आए? 1 साल पहले तो नहीं थे। अगर हम कहते हैं कि कोविड के टाइम पे हमारे लोग का ध्यान बट गया तो गलवान में चाइनीज़ घुस आए, अरुणाचल प्रदेश में ये हो गया, तो ये गलती तो हमारी है। कोविड ऐसी कौन सी बड़ी भारी चीज़ थी कि वो सारी दुनिया सो गई एकदम से? कोविड तो चाइना के उनके लिए भी था। क्वेश्चन ये है, अगर चाइना है तो वो कहते हैं कि हमको सैटेलाइट की पिक्चर से पता चला। अरे, तुम्हारे एरिया के अंदर में घर बने हुए हैं, तुम्हें सैटेलाइट पिक्चर की ज़रूरत है? तुम एक बॉर्डर पेट्रोल भेजो। अरे, घोड़े पे लोग जाके देख के आएंगे, हेलीकॉप्टर से फोटो जैगुआर को दो तो आधे घंटे में फोटो आ जाएगी। क्वेश्चन ये है, ये जो सारा का सारा मामला है ये हमारी इंटेलिजेंस की कमजोरी है। अगर ये सच है कि घर बन गए हैं तो फिर गलती हमारी है। मैं चाइना की गलती नहीं मानता। चाइना जरूर करेगा और चाणक्य नीति चाइना की कहती है अगर दुश्मन कमजोर है तो उसका फायदा उठाओ, और वो फायदा उठा रहा है। एक आरोप ये भी लगते हैं कि भारत सरकार जो है वो चाइना के मुद्दे पर बहुत कम बोलती है। भारत सरकार चाइना के मुद्दे पे बहुत कम बोलती है। आरोप क्या है? ये सफा तो है, इसलिए नहीं बोलती। हम पाकिस्तान की बात करते रहते हैं। हाँ, हम वो स्टूडेंट है, जब मेरे जैसा स्टूडेंट था वो मैथमेटिक्स के मुश्किल सवाल की बात ही नहीं करता था। हल्के हल्के सवाल करके मैं टीचर को खुश करने की कोशिश करता था। क्वेश्चन ये है कि ये मेजर मुद्दा है। चाइना आपका मेन एनिमी है, आप माने या ना माने। पाकिस्तान आपसे 5 गुना छोटा है, उसने भी आपके सांस फैलाया हुआ है। हमने अपनी फौज को ताकतवर नहीं रखा, गलती हमारी है। क्यों? हम एक भी एयरक्राफ्ट नहीं बनाते, एक टैंक नहीं बनाते, एक गन नहीं बनाते। राइफल की फैक्ट्री तो अभी एमएसए में प्राइम मिनिस्टर ने डाली है, अभी डाली है, 2 साल पर 1.5 साल पहले। इसीलिए हम जब तक स्वावलंबी नहीं होंगे, जो देश अस्त्र शस्त्र में कमजोर है, ये तो चाणक्य ने बहुत पहले बोला था, वो तो सिर्फ जिसको कहते हैं ना गिड़गिड़ाता रहेगा और ठाकुर स्वाति बोलता रहेगा और ये कार्यक्रम करता रहेगा। अपना गर्व के साथ में सीना चौड़ा करके बात नहीं कर सकता। 40 साल पहले, अगर 40 साल पहले की हम बात करें तो भारत और चाइना जो थे एक स्टैंड पे थे। उद्योग से लेकर हर जो सुरक्षा के लिहाज से हर एक स्टैंड पे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चाइना आज
भारत से बहुत आगे है सुरक्षा के मामले में, हर मामले में। देखिए, तो ऐसे कौन कौन से मोर्चे हो सकते हैं जिसे भारत को उस पर अमल करना चाहिए? सबसे पहली बात है, आपने जैसे बोला, मैं आपकी बात से स्टार्ट करता हूँ। 1963 के अंदर MiG-21 चाइना ने के पास भी आया, हमारे पास भी आया। चाइना ने उसको अपना बनाया, अपनी, जैसे है भारत मेड इन इंडिया के तहत, वो मेड इन चाइना के तहत उसे सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। रशिया नाराज हो गया, कोई बात नहीं, ठेंगा दिखाया उसने। वही पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है, वो बांग्लादेश को सप्लाई कर रहा है, श्रीलंका को सप्लाई कर रहा है, बर्मा को म्यांमार को सप्लाई कर रहा है, वही MiG-21, और जिसको आप कहते हो फ्लाइंग कॉफिन। हमारा पुराने MiG-21 और ये और वो बात शुरू करते हो, क्यों? हम बनाते नहीं हैं। कारगिल में आप झोली लेके जा रहे थे, 155 मिलीमीटर का शेल आपके पास खत्म हो गए थे और आपको सोने के भाव बेचा जा रहा था। एक गन नहीं आप बनाते, एक टैंक नहीं बनाते। तो फिर ये आपको सारे स्टेप जो हैं, आपको जो अब प्रेजेंट गवर्नमेंट ने शुरू किया है, मैं इसको काफ़ी मैं दाद देता हूँ प्रेजेंट गवर्नमेंट की, कि उन्होंने पूरी की पूरी नीतियों में बदलाव लाया है। मेक इन इंडिया तहत स्वावलंबी भारत को बनाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, वो बिल्कुल सही कदम में है, पर समय लगेगा। अभी भी आपको 8 साल कम से कम लगेंगे आपको अपने पाँव पे खड़े होने के लिए। ये जो बात कर रहे हैं, अभी 2 जहाज़, अब 21 जहाज़ यहाँ से आ जाएंगे, 5 रफेल यहाँ से आ जाएंगे, इससे लड़ाई नहीं होती। इसके लिए जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक प्रतिक्रिया और आपसे कि जो पाकिस्तान है, वो एक गिलगित बल्तिस्तान से चाइना तक जो है वो सड़क बना रहा है, और कहा जा रहा है कि उसकी नज़र जो है सियाचिन पे होगी। यानी भारत को दोहरी परेशानी होगी, जो सुरक्षा के लिहाज से और भारत के सैनिकों के लिए। सबसे पहली बात तो है, हमको ये पाकिस्तान की बात करने से पहले अपने नीतियां घर में ठीक कर लें। आपकी नीतियां ही गलत हैं। आपकी तो एक पिछली सरकार तो ये कह रही थी सियाचिन दे दो पाकिस्तान को, वो तो हमारे फौज ने अड़ गए। फिर 1967 में नाथुला दे रहे थे, वो जनरल सकल सिंह राठौर ने पेपर ऑर्डर फाड़ के फेंक दिया और 500 चाइनीज मार दिए, तब बात बनी। देखिए, हमारी जब तक बैठ के चिंतन नहीं करेंगे कि आपके देश की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन क्या होगी, तब तक आप काम नहीं कर सकते। इसलिए आपकी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का मतलब है कि जिसके तहत आपको पता होना चाहिए कौन कब कैसे लड़ेगा, कहाँ लड़ेगा, क्यों लड़ेगा। ये ऑर्डर बिना ऑर्डर दिए होना चाहिए। सन 62 में जब भारत की सेना को एयरफोर्स की ज़रूरत पड़ रही थी, चाइनीज़ अंदर घुस आए थे, तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने बोला था, अरे एयरफोर्स को वहाँ से भगा दो। 6 जगह पे हमारे 6 स्क्वाड्रन से दिल्ली और पंजाब में भेज दिए एयरफोर्स को। क्यों? कि चाइना आके बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद हर जगह बॉम्बिंग कर देगा और आप बर्बाद हो जाओगे। हमको ये भी नहीं पता था कि चाइना के पास एयरफोर्स थी नहीं इतनी कि वो यहाँ तक पहुँच ही सके। तेजपुर के आगे उनके 4 जहाज़ जा सकते थे, उनमें भी फ्यूल की प्रॉब्लम आ रही थी, किसी को नहीं पता था। क्योंकि हमारे जो देश की जो रक्षा की नीतियां हैं, उसके ऊपर किसी ने विचार नहीं किया और सब चुप बैठते हैं कि नहीं जी, हम अपने मिनिस्टर के आगे कैसे बोल दें। बस अगर आप यही करते रहें, वो जैसे होता है ना, ससुर गांव में झिड़क देता, सारी बहुएं खड़ी हो जाती हैं, वो हिसाब है यहाँ पे। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली, जैसे कहेंगे पाँव में मेहंदी लगी हुई है। ये जब अब तक आप नहीं करेंगे और खड़े होकर बात नहीं करने की बात करेंगे, तब तक नहीं होगा। अच्छा, पाकिस्तान ने फिर से यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में जाकर फिर से कहा है कि भारत जो है उसके यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है और तमाम तरह की सरकार पर है जो दबाव है, वो इसे ध्यान भटकाने के लिए, यहाँ के नागरिकों का ध्यान भटकाने के लिए वो फॉल फॉक्स ऑपरेशन कर सकता है, यानी सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन कर सकता है इस्लामाबाद। कौन? ये पाकिस्तान ने कहा है, यूएन में कहा है। और कर सकता है, पाकिस्तान की अगर हिम्मत है तो करेगा। वो इतनी हिम्मत नहीं है। वो तो प्रेजेंट गवर्नमेंट हमारी जो है ऐसी अब आ गई है, तो वो पाकिस्तान से बहुत डरता है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को डर तो इस गवर्नमेंट से है। ये पर आबादी को, हमारे को तो दुख ये है, इस ऐसी गवर्नमेंट तो हमारे को 40 साल पहले आनी चाहिए थी। ये अब आई है, देर आई दुरुस्त आई। पाकिस्तान अब कुछ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान सिर्फ अब बैठेगा, चाइना पे डिपेंड कर रहा है कि चाइना के साथ मिलकर हमारे पे 2 फ्रंट वॉर खोलने की कोशिश कर रहा है। तो इससे अगर दोनों साथ तो हैं, अभी हाँ। गिलगित बल्टिस्तान का जो एक रास्ते का भी प्रावधान जो उसने प्रस्ताव पास किया है, हाँ। तो इससे
जो दोहरी मार पड़ने वाली है, इसे नहीं, मार नहीं पड़ेगी। अगर हम जब पहले ही उसको, उनके हमला करने से पहले हमको उनके ऊपर हमला करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको नीति ठीक करनी पड़ेगी, आपके मिनिस्टर्स को ये बोलना बंद करना पड़ेगा, देखिए हम पहले हमला नहीं करते, जब हम पे हमला होता है तो हम उचित कार्रवाई करते हैं। ये उचित कार्रवाई क्या होती है? जब आप पे हमला होने वाला है, अब उससे 1 हफ्ता पहले हमला करिए, जाके उसको वहीं खत्म कर दीजिए। इसको कहते हैं चाणक्य नीति। में घड़ी घड़ी चाणक्य की बात इसलिए कर रहा हूं, हमारे देशवासियों को चाणक्य का नहीं पता, सारी दुनिया चाणक्य को जानती है। CIA को तो चाणक्य पे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हमारे किसी बच्चे को नहीं पता चाणक्य क्या होता है, चाणक्य नीति नहीं पता। हमको शर्म आती है बोलते हुए कि हमारा जो, हम शांति प्रिय देश है। भाई, शांति प्रिय देश का मतलब क्या होता है? कौन शांति प्रिय देश नहीं था? और अंग्रेजों, मुगलों के आने से पहले हमारा कौन सा राजा शांति प्रिय था? हर एक हमला कर रहे थे दूसरे पे। कनिष्का ने तो चाइना पे कब्जा किया हुआ था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? आप अपना घोड़ा छोड़ देते थे, हिम्मत है तो उसको रोक लो, नहीं तो वो धरती हमारी। रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था लव कुश के ऊपर। बात कर रहे हैं हम कभी भी ना शांति प्रिय थे और ना ही हम विस्तारवादी नहीं थे। हम विस्तारवादी थे। हमारा सुमात्रा, जावा, वहां तक हमारा कब्जा था। रानी के कई कश्यप सागर से आई थी, कैस्पियन सी से, वहां से थी। तो ये हमें अपनी हिस्ट्री नहीं पता, हमारे बंदों को इतना ही नहीं पता क्या है। कनिष्क से पूछ लो, अभी किसी को नहीं पता। अंग्रेजों के मिनिस्टर्स का नाम और राजाओं के नाम जब जानते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली गलत है, हमारी सोच गलत है, हमको अपने देश पे अभिमान नहीं है। जो जब तक हमारा देश पे अभिमान नहीं होगा, आपको बस क्या हुआ अभी लाल किले पे वो झंडे पे वो अब बंदरों की तरह लोग उड़ रहे हैं, सबकी नजरें नीची हुई हैं, इतनी फौज खड़ी हुई है, आप अपनी इज्जत नहीं बचा पाए। ये किसकी नाकामी है? अपने पूरे देश की सोच की नाकामी है, मेरी नाकामी है। मैं सबसे पहले अपने को कहता हूं कि मैं क्यों नहीं बंदूक लेके गया, उसको उड़ा दिया। मेरी नाकामी है, कमजोरी है। हम लोग डरते हैं कुछ करने में, नहीं तो क्या उसको रोकने में क्या, गोली चलाने की जरूरत नहीं थी, उसकी टांग पकड़ के खींच लेनी थी नीचे। दैट्स ऑल। आपने वही नहीं भेजा, आपके डंडे लेके पुलिस वाले खड़े हैं, उनको उठा के गड्ढों में फेंक रहे हैं। आपने क्या कर लिया? ये तस्वीर एक लड़का देखता है, वो क्या देखेगा? वहां फौजें मार्च कर रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं और मेडल लगे हुए हैं और उठा के गड्ढे में फेंक रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा की बात हो रही, जब आंतरिक सुरक्षा जैसे लाल किला में हुआ, ये तो शर्मनाक है। किसान आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसान आंदोलन पे मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता कि मेरे को किसानों, हालांकि हम तो पुराने किसान हैं पाकिस्तान में। हमारी सिर्फ यही 2 कार्यक्रम थे, फौज और किसानी यही करते थे हम। पर क्वेश्चन ये है, इसके पीछे सियासत बहुत है। किसान आंदोलन और हर एक किसान देश के स्वाभिमान को जानता है, वो कर नहीं कर सकता। किसान की नीतियों के ऊपर चिंतन नहीं किया गया। चिंतन करिए, उनको सीख से समझाइए और उनके मिनिस्टर के साथ मिलके बैठ के बात करें, उनको कराइए। जो आंदोलन कर रहे हैं वो और लोग हैं बीच में, जो कि जिन्होंने लाल किले पे कार्यक्रम किया वो किसान नहीं है। मैं मानता हूं वो किसान नहीं है, वो कोई और थे जिन्होंने फायदा उठाया है। जिन्होंने भिंद्रा वाले के झंडे लगे थे, जहाँ पे खालिस्तान के झंडे थे, वो किसान नहीं थे, वो और थे कोई। अच्छा, हमारी इंटेलिजेंस क्यों नहीं उनको पकड़ पाई? हमारी इंटेलिजेंस कहाँ थी? हमारे पास इतने बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस हैं और इतने बड़े बड़े IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर लगे हुए हैं, सब बड़े बड़े भारी नाम हैं। कहाँ गए? कुछ पता ही नहीं कैसे क्या कर रहे हैं। जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर का आंखें बंद हो जाती हैं, सारा देश वैसे हो गया था। एक छोटा सा हादसा हुआ और सारा कार्यक्रम रुक गया। एक सवाल ये भी कि लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये खालिस्तानी है, आतंकी हैं, दंगाई हैं, उपद्रवी हैं। तो अगर उपद्रवी हैं तो अभी पकड़े क्यों नहीं जा रहे? देखिए, आपके में नीति नहीं है, प्रोसीजर नहीं है। आपने जो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो इस तरीके के नहीं बनाए। हमारी डेमोक्रेसी में नहीं होता ऐसे। चाइना में नहीं हो सकेगा, इसराइल में नहीं हो सकेगा, भारत में हो सकेगा। या तो हम वैसे रूल रेगुलेशन बनाएं, फिर कहेंगे अरे हमारी तो आज़ादी चली गई, हम तो गणतंत्र थे, ये क्या हो गया, अंग्रेज वापस आ गए, फिर हमें रोना शुरू हो जाता, छातियाँ पीटने लग जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है हमारे को। रक्षा बजट पेश हुआ, वो 4.71 लाख करोड़ रुपए पहले था, पेंशन राशि सहित। अब 4.78 लाख हो गए। देखिए, ऐसा है, क्या कहेंगे? 3000 करोड़ का फर्क पड़ा है।
अब आपका जीडीपी का पहले 1.65 था और अभी उतना ही है। जब तक आपका बजट जीडीपी का 4.5% नहीं होता, 5%, आप चाइना पाकिस्तान से दोनों से बहुत नीचे हैं। आप दुनिया के सबसे कम देश, कम से नीचे के देश हैं जो कि बजट को खर्च करते ही नहीं है। ना आप चीज़ बनाते हैं, आपका कोई भी वेपन नहीं बनता, उस पर भी बजट आपका कम है, और सारा बजट आपका पे और पेंशन पे निकलता है। प्रॉब्लम हमारी को ये है। एक अंतिम सवाल, देश में इस समय जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है या कुछ दिनों से राष्ट्रवादी और देशभक्ति को लेकर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि देशभक्त, असली देशभक्त कौन है? क्योंकि असली और नकली को लेकर ये बड़ी लड़ाई चली जा रही है। देखो यार, मैं अब मेरे को पता नहीं देशभक्त कौन होता है। सब बेटे कहें हम माँ से प्यार है। अब माँ से जिसको प्यार होता है वो जाके माँ की रक्षा करता है। हैं, यहाँ पे तू बैठा हुआ है पीछे, क्या कहते हैं, गल्ला बचा रहा है, और वो फौजी आ रहा है, उसको तुम लूट रहे हो, तो तुम फिर देशभक्त क्या हुए? अरे देशभक्त तो जो खून की नदी बहा रहा है, जो अपने जो 27,000 26,000 के ऊपर 25,000 पर पेट्रोलिंग करता है, जो पायलट वहाँ पे जाते हैं, जो रात के 2 बजे बालाकोट पे हमला करते हैं, देशभक्त तो हैं वो। और यहाँ ये नारे लगाता है, और जेएनयू में काट काट क्या टुकड़े टुकड़े ये वगैरह, या उनको देशभक्त बोलेंगे आप? आप खुद समझ लीजिए यार, मैं क्या बोलूँगा। आप अपनी माँ से पूछिए कि एक बच्चा बेटा उसकी इज्जत बचा रहा है और दूसरा बेटा उसकी हंसी उड़ा रहा है, कौन माँ का भक्त होगा? आप खुद ही पूछ लीजिए, घर में जाके पता चल जाएगा। तो ये थे हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ। तमाम सवालों का से जवाब जाना, और यकीनन आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। कैमरा पर्सन कमाल के साथ मैं शिव।